फाइन, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। लाइफ प्रोसेस हम जानते हैं कि बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस एंटायर चैप्टर, इट्स बेसिकली जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, जितने भी सिस्टम्स हमारी बॉडी में, हमारी इन द सेंस प्लांट बॉडी एंड एनिमल बॉडी, राइट, ये दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे अर्थ पे। इनकी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स बनाए गए हैं फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है, सो दैट देयर बॉडी कैन सस्टेन, देयर लाइफ कैन बी सर्वाइव्ड, इन दोनों की बॉडी के सिस्टम्स को जब हम कंबाइन करके पढ़ते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। इन अ वेरी इजी और अ बायोलॉजिकल डेफिनेशन में अगर हम बोलें तो ऐसी प्रोसेस इन विच we study about different systems of our body, right? Yes or no? यस मैम। परफेक्ट। चलो, अब हमने इस चैप्टर में 4 सिस्टम्स पढ़ने हैं। पहला सिस्टम है हमारा न्यूट्रिशन सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे विच विल लीड टू द डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी। सेकेंड हमारा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। द थर्ड सिस्टम इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम and the fourth system is excretory system. Fine. So इस पूरे चैप्टर में entirely we'll be studying these 4 systems of our body. Got it? Let's start with the first system, that is nutrition system. Nutrition system समझते हो? Nutrition का मतलब होता है किसी भी न्यूट्रिएंट्स के इनटेक की प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, राइट? न्यूट्रिशन क्या है? बेसिकली इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एंड व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। ये सारी चीजों को हमने बचपन में पढ़ा हुआ है कि इनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। सो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कोई ऐसा बच्चा है क्या क्लास में जिसे न्यूट्रिएंट्स का मतलब नहीं पता? अभी भी नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। न्यूट्रिएंट्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, एटसेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली जब हम इन न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं थ्रू आवर डाइट, थ्रू एनी फूड मटेरियल दैट वी ईट, दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? न्यूट्रिशन, ठीक है। अभी जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स। कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं? एनीवन? Autotrophic and heterotrophic nutrition. Very good. On the basis of eating habits, we have 2 types of nutrition: autotrophic and heterotrophic. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट्स जो होते हैं, मतलब बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिजम्स, जिनमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड इट इज नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वेयर इज हेट्रोट्रॉफिक जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फॉर देयर फूड, ठीक है। ये सेल्फ सफिशिएंट प्लांट होगा और ये डिपेंडेंट होगा। इजी, याद रहेगा हमें हमेशा। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो सेल्फ सफिशिएंट होगा फॉर द मेकिंग ऑफ फूड, ठीक है। एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट रहेगा किसके लिए? दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए फॉर मेकिंग ऑफ देयर फूड मटेरियल। क्लियर एवरीवन? यस मैम। परफेक्ट। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक कौन सा ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है? बताओ।
Plants. Very good. Plants follow which mode of nutrition? Autotrophic mode of nutrition. Clear? Now see, basically there is a process जिसके through हम autotrophic mode of nutrition पढ़ते हैं, which is known as photosynthesis. Clear everyone? जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करता है? अपना खाना बनाता है. ठीक है. सो बेसिकली बचपन में 7th क्लास में हमने पढ़ा हुआ था कि एक ऐसी प्रोसेस थ्रू विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड. इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट कंपोनेंट्स? बताओ. Ma'am, sunlight, chlorophyll. Very Chlorophyll good. and water. In the presence of sunlight, chlorophyll Water. and water. ठीक है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. सो बेसिकली एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाएंगे. किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की, क्लोरोफिल की एंड वाटर की प्रेजेंस में. ठीक है. अब ये जो प्रोसेस है, ये हमें मालूम है कि ये प्रोसेस डे टाइम में रिस्पॉन्सिबल होता है. डे की ही प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट हो पाती है. राइट. सो फोटोसिंथेसिस बेसिकली अगर अपन देखें तो हमें इसको दो पार्ट्स में पढ़ना पड़ता है. द फर्स्ट पार्ट इज द reaction that is completely or entirely dependent upon the light, and the second part is the process in which light is not that necessary. ठीक है. अच्छा, अंजलि मुझे बताओ फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है? Ma'am, first they will. बोलो. Ma'am, Anjali or Anjali. अंजलि. Ma'am, absorption of sunlight. रिएक्शन पूछिए मैंने बेटा. Ma'am, chemical reaction. यस. Okay. Ma'am, 6 CO2 हम्म. plus 12 H2O. अच्छा, लेट द बैलेंसिंग बी. जस्ट टेल मी द बेसिक रिएक्शन. Ma'am, CO2 हम्म. plus H2O ओके. in the presence of chlorophyll and sunlight ठीक है. gives C6H12O6 हम्म. plus O2 हम्म. plus H2O. ठीक है. ये क्या है? बेसिकली ये हमारी केमिकल रिएक्शन है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ सी, रिएक्शन का बेसिक हमें मालूम है, हमने बचपन में पढ़ा है. इस वाले पार्ट को जो लेफ्ट साइड में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स. ठीक है. ये जो सेंटर पे एरो वाला पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं कैटलिस्ट. कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंसेस या पार्ट्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं? किसी भी रिएक्शन की रेट को आइदर दे विल इंक्रीज और डिक्रीज. किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे. ठीक है. एंड द राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट्स. यस और नो? Yes, ma'am. परफेक्ट. चलो, ये तो बात हो गई रिएक्शन की. अब हमने देखा कि इसमें जो रिएक्शन हो रही है उसमें बेसिकली जो रिएक्टेंट्स है हमारे वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O. द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एटमॉस्फेयर. ये हमें कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से मिलती है. द गैस दैट इज एक्सेल्ड बाय अस, इसका सोर्स क्या है हमारे लिए? एटमॉस्फेयर है. वाटर कहाँ से मिलता है? थ्रू रूट्स. जो पानी हम प्लांट को देते हैं या जो भी नेचुरल वाटर है, जो भी सॉइल के पास सोर्स ऑफ वाटर है उसके थ्रू रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं प्लांट के लिए. यस और नो? Yes, ma'am. फिर आता है हमारा क्या? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर एंड सनलाइट. बेसिकली सन से जो भी लाइट रिसोर्स हमें मिल रही है उसे हम क्या बोलते हैं? सनलाइट बोलते हैं. सो ये दोनों बेसिकली काम करेंगे कैटलिस्ट के लिए. कैटलिस्ट अभी मैंने बताया था वो केमिकल सब्सटेंसेस
जो कि बेसिकली क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं रेट, रिएक्शन के रेट को। मतलब रिएक्शन कितनी फास्ट होगी या कितनी स्लो होगी वो किस पे डिपेंडेंट है, कैटलिस्ट पे। अगर सनलाइट कम होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होगा प्लांट की बॉडी में, तो जो रिएक्शन है वो क्या होगी, वो स्लो हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, और अगर ज्यादा अमाउंट की सनलाइट है, प्रॉपर एडिकेट अमाउंट की सनलाइट है और एडिकेट अमाउंट का क्लोरोफिल पिगमेंट है हमारे पास, तो क्या हो जाएगी हमारी रिएक्शन, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे कैटलिस्ट होगा, ये रेगुलेट करेंगे पूरी रिएक्शन को। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होगा प्लांट में या सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। एंड द लास्ट वन इज द प्रोडक्ट्स। जो हमारा बाय प्रोडक्ट बनता है प्लांट का, फूड जिसको हम कहते हैं, वो क्या बनता है, ग्लूकोज, बेसिकली अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम इसे कार्ब्स भी लिख सकते हैं और ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड देन ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। ये जो एरो बना है ये इसलिए बना है क्योंकि इस एरो का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट जो भी बन रहा है और अगर वो एरो मेंशन किया गया है तो दैट इज डायरेक्टली लिबरेटेड टू द एटमॉस्फेयर। मतलब जैसे ही वो बनेगा दैट विल गेट फ्री एंड गेट मिक्स्ड विद द एटमॉस्फेयर। तो ऑक्सीजन गैस बनती है एंड दिस इज द सिमिलर गैस दैट वी इनहेल। देन द वाटर, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है, वेपर के फॉर्म में क्या बनता है, वाटर बनता है थ्रू अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसपिरेशन। ये वाटर प्रोडक्ट बन के कैसे निकलता है बॉडी से, प्लांट की ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। अंजनी, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपिरेशन? Ma'am, transpiration is the mode loss of water and vapor from. सो बेसिकली ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है प्लांट की बॉडी में वो वेपर के फॉर्म में बॉडी के सरफेस पे आ जाता है और प्लांट उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। तो हुआ क्या, बेसिकली हमें मालूम है हमारी बॉडी में भी कई बार हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पानी पी लेते हैं। सो दैट एक्सेस वाटर रिलीजेस फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू स्वेटिंग और बाय यूरिनेशन, है ना। तो ये हमारी बॉडी का तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो बॉडी से निकल जाता है, बट प्लांट की बॉडी में ये प्रोसेस कैसे हो पाती है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। क्लियर? मैम, बायो कैटलिस्ट क्या होता है? बायोकैटलिस्ट बेटा वो एंजाइम्स होते हैं बेसिकली जो मॉडिफाई करते हैं या इनिशिएट करते हैं किसी लिविंग बॉडी की रिएक्शन को। हमारी रिएक्शंस जो होती हैं वो लिविंग बॉडीज में भी होती हैं एंड नॉन लिविंग बॉडीज में भी होती हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स हमारे फैसिलिटेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को विदाउट वी कैन से बीइंग कंज्यूम्ड और चेंज। लाइक अगर कोई एंजाइम है जिसको हमने एक्स डिनोट किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब वो रिएक्शन के टाइम पे एक्स के फॉर्म में है तो वो बाद में भी हमारे लिए एक्स के ही फॉर्म में रहेगा विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल मोड। वो किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करेगा या इनिशिएट करेगा। ठीक है, एंड इनको बायोकैटलिस्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज दे सर्वाइव इन द लिविंग बॉडी ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। दो टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक लिविंग रिएक्शंस होती हैं जो कि हमारी बॉडीज में हो रही हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में होती हैं जो नॉन लिविंग सरफेसेस हैं। ठीक है, यस मैम। चलो आगे बढ़े। परफेक्ट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 3 स्टेप्स में बेसिकली फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। ठीक, एंटायर ओवरऑल पूरी रिएक्शन। सबसे पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। कौन सी लाइट मिलती है हमें, सनलाइट। तो बेसिकली हम इसे क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। इस प्रोसेस में बेसिकली होता यह है कि हमारी प्लांट बॉडी में क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड एब्जॉर्ब करने के बाद उसे लाइट फॉर्म से, ठीक है, बेसिकली केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। हमारे पास सनलाइट किस फॉर्म में है, रॉ मटेरियल है वो तो हमारे लिए अभी, है ना, वो हमारे लिए एक दूसरा फॉर्म है और हमें हमारी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए वी नीड इट इनटू केमिकल फॉर्म। तो हमारी बॉडी में क्या होगा, प्लांट की बॉडी में एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट के बाद लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी
लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में, क्योंकि कोई भी रिएक्शन करने के लिए हमें जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी सब्सटेंसेस हैं, वो किस में चाहिए पड़ते हैं? केमिकल फॉर्म में चाहिए पड़ते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप समझ में आया, सनलाइट एब्जॉर्ब की गई है, उस सनलाइट को हमने लाइट एनर्जी से कन्वर्ट किया है इनटू केमिकल एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ water into oxygen gas plus water vapor। जो वाटर हमारे पास रिएक्टेंट साइड में था उसको हम ब्रेक करेंगे और किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑक्सीजन गैस में एंड वाटर वेपर में। ठीक है, अब बेसिकली इस प्रोसेस का एक बायोलॉजिकल नेम होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इनटू मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस के बाद हमारी जो तीसरी स्टेप है वो स्टार्ट होती है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ CO2 into C6H12O6, that is glucose। क्लियर? 3 स्टेप्स थी, इन 3 स्टेप में हमने क्या कंप्लीट किया? हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को। फर्स्ट स्टेप वाज बेसिकली जिसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा था सनलाइट का, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो रही थी लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में। और ये एब्जॉर्प्शन किसकी हेल्प से हुआ था? थ्रू विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, दूसरा स्टेप था हमारा हाइड्रोलाइसिस का, जिसमें ब्रेकडाउन हुआ था वाटर का इनटू इनटू ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस एंड हाँ, वाटर वाटर का ब्रेकडाउन हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में एंड वाटर वेपर में, and the process is known as hydrolysis। Clear? And the third step is conversion of CO2 into C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलो, अब लास्ट टॉपिक बचा है फोटोसिंथेसिस का, दैट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर स्टडिंग साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट समझते हो? जहां पे फोटोसिंथेसिस, ऐसी ऐसा पार्ट प्लांट का जहां पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कंप्लीट होती है। हमें ये मालूम है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, वो क्या हार्ट पार्ट में कंप्लीट होता है क्या? नहीं ना, वी हैव अ सेपरेट ट्रैक, वी हैव अ सेपरेट सिस्टम टू कंप्लीट द एंटायर डाइजेशन। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए प्लांट के पास भी एक सेपरेट पार्ट होता है जिसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? लीफ बोलते हैं, है ना। लीव्स आर बेसिकली कंसीडर्ड टू बी द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बचपन से पढ़ा है हमने कि जो लीव्स होती हैं, बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर, सो उनको हम क्या बोलते हैं? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते थे अभी तक। ठीक है, सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो हर वो ग्रीन पार्ट प्लांट का जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ द प्लांट इज कंसीडर्ड विद लीव्स। लीफ पोर्शन कवर करके रहता है ग्रीन कलर में। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि लीव्स क्या होती हैं? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती हैं। अब अगर हम बात करें लीव्स की, सो बेसिकली लीव्स जो होंगे उनमें स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कोई जानता है कि इन स्मॉल पोर्स को क्या बोलते हैं हम? स्टोमेटा। टोमेटा। वेरी गुड। These small pores present on the surface of leaf is known as stomata। ठीक है, सो ये स्टोमेटास जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, किडनी शेप्ड बीन्स होती हैं। ठीक है, ये जो पोर्स होते हैं ये कुछ इस टाइप के दिखते हैं, किडनी शेप्ड बीन्स होंगी।
उनके पास में एक ओपनिंग होती है, जिस ओपनिंग को हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर्स, और राइट। ये स्टोमेटल पोर्स स्टिमुलेट करता है या कंट्रोल करता है द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, अब अपन अगर स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये जो दो किडनी शेप्ड बीन्स हैं, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स। गार्ड गार्ड सेल्स। और ये जो वेकेंट स्पेस है, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर्स। ठीक है, अब बेसिकली होता ये है कि जब डे टाइम होता है हमारा, ड्यूरिंग डे टाइम जितनी भी गैसेस एंट्री है, जितनी भी सनलाइट है, वो इसी स्टोमेटल पोर के थ्रू बॉडी में एंटर करती है। ठीक है, इट कुड बी योर गैस, इट कुड बी योर सनलाइट। ये सारी चीजें किसकी हेल्प से एंटर करेंगी? स्टोमेटल पोर्स की वजह से एंटर करेंगी। एंड ड्यूरिंग डे टाइम ये गार्ड सेल्स जो होते हैं ये ओपन रहते हैं। ठीक है, ये गार्ड सेल्स जो होते हैं वो ओपन रहते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर की भी ओपनिंग खुली रहती है। ठीक है, अब जैसे ही हमारी बॉडी में गैस या सनलाइट प्लांट की बॉडी में एंटर करता है, तो व्हाट हैपेंस, क्लोरोफिल पिगमेंट जो होगा वो एक्टिवेट हो जाता है। ड्यू टू दी सनलाइट प्रेजेंस वो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। ठीक है, एंड ये एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा? क्लोरोफिल कन्वर्जन स्टार्ट करेगा किसका? लाइट एनर्जी का इनटू दी केमिकल एनर्जी। तो पहली स्टेप मैंने क्या बोली? पहली स्टेप मैंने बोली कि लाइट एंटर्स थ्रू दी स्टोमेटल पोर, और स्टोमेटल पोर से एंटर करने के बाद लाइट एनर्जी कन्वर्ट होने लगती है केमिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ विच पिगमेंट? क्लोरोफिल। वेरी गुड, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अभी हमें दो स्टेप्स पता चली साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। पहली क्या कि लीव होती है, लीव के पास में होते हैं पोर्स प्रेजेंट, जिन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? स्टोमेटा के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, स्टोमेटा के अंदर प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल पिगमेंट। हमने 9th क्लास में एक टर्म पढ़ा था जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। किसी को याद है क्या? सुना है? यस मैम। वेरी गुड। तो बेसिकली हमने पढ़ा था 9th में एक टर्म जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट कलर्स इन प्लांट बॉडी। हमने देखा है प्लांट का कुछ पार्ट ग्रीन होता है, प्लांट के कुछ पार्ट कलरफुल होते हैं, एंड कुछ पार्ट ट्रांसपेरेंट या कलरलेस होते हैं। बेसिकली रूट्स, है ना, वो कलरलेस होती हैं, दे डू नॉट कंटेन एनी कलर। सो 3 टाइप के प्लास्टिड्स हमने पढ़े थे, उसमें से एक प्लास्टिड हम अभी पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लास। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट कैरी करता है क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, अ पिगमेंट दैट इज ग्रीन इन कलर। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये प्रेजेंट होता है स्टोमेटल पोर्स के अंदर। क्लियर? तो 3 स्टेप्स पढ़ी, 3 साइट अभी हमने पढ़ी। द फर्स्ट वन वाज लीफ, सेकेंड वन वाज द स्टोमेटल पोर्स, थर्ड इज प्लास्टिड्स। अब इसके बाद भी एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स। हाँ जी, मीजोफिल सेल्स जो सेल्स होती हैं वो बेसिकली इस पूरे पार्ट को बनाती हैं, इस पूरे पार्ट को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। एज वी हैव स्टडीज, सेल्स आर दी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। या हम सिंपल सी भाषा में बोले तो सेल्स आर दी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। कोई भी पार्ट अगर बॉडी का बन रहा है तो वो किसकी हेल्प से बनता है? सेल की हेल्प से बनता है। तो लीफ को बनाने के लिए भी जो सेल रिस्पॉन्सिबल होती है वो मीजोफिल सेल्स होती हैं। ठीक है, अगर आपके टीचर्स ने बोला है कि आपको साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में लीव्स लिखना है, जस्ट राइट लीव्स। अगर उन्होंने बोला है तो आप सिंपल लीफ लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई और डाउट किसी को? लिखवा दूं मैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के पॉइंट्स? यस मैम, लिखवा दो।
ठीक है, सिंपल से 2-3 पॉइंट्स हैं. लीव्स आर कंसीडर्ड टू बी द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. दूसरे पॉइंट में लिख लो, लीव्स possesses small pores. मैम ये कहाँ लिखना है? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी. ये लिखना है बेटा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में. क्लास वर्क कॉपी. हाँ, क्लास वर्क में लिख लो. which help in the exchange of gases. ठीक है, लिख लिया. जिनने नहीं लिखा है, लेट इट बी. आई शेयर द एंटायर क्लास पीडीएफ. जो भी हम इस पर लिख रहे हैं वो सब पीडीएफ के फॉर्म में आ जाएगा. बढ़े आगे. नेक्स्ट आ जाते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में आएगा? कौन से ऑर्गेनिज्म में Humans. पढ़ेंगे हम? ह्यूमंस. वेरी गुड. Animals and ह्यूमन. हाँ, हेट्रो मीन्स अदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एंड ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट. क्लियर? तो हेट्रोट्रॉफिक मोड में हम पढ़ते हैं अपने बारे में, विच इज डाइजेस्टिव सिस्टम हम जिसको बोलते हैं. अपने पूरे ट्रैक को, जिस पूरे सिस्टम में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे. ठीक है, एंड जो ट्रैक होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, सो कभी भी पूछा जाए कि व्हाट इज द सेकंड बायोलॉजिकल नेम फॉर द सिस्टम दैट फॉलोज द डाइजेशन, तब आपको आंसर लिखना है एलिमेंट्री कैनाल. समझ गए? ना कि सिस्टम का नाम है, ना कि पार्ट्स हैं ये प्रोसेसेस. ठीक है, किसी ने बताया था ना 4 प्रोसेस में से एक एलिमेंट्री कैनाल है ना. तो वो आपको 4 प्रोसेसेस नहीं है. ठीक है अंजनी, वो बेसिकली हमारा एलिमेंट्री Yes, कैनाल ma'am. ट्रैक का नाम है, बायोलॉजिकल नेम है. चलो, पूरी डाइजेशन जो होता है वो 5 स्टेप्स में इन्वॉल्व रहता है. 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा प्रोसेस. ठीक है, दोज स्टेप्स आर बेसिकली, द फर्स्ट वन इज इंजेशन. जैसे digestion. ठीक है, इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड. ठीक है, फूड को इनटेक करना. मतलब हमारी बॉडी हॉलो बॉडी है, हमारी बॉडी में होल्स है ना. सो वी इनटेक फूड. तो हमारी बॉडी में जो भी इनटेक होगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इंजेशन बोलते हैं. सो दिस इज नोन एज इनटेक ऑफ फूड. Digestion. द सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन. डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड. ठीक है, इसमें हम फूड का क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं. मतलब हम जो खाना खाते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स मटेरियल. राइट, हम क्या खाते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खाते हैं. और हम उसे कन्वर्ट किस में करते हैं? सिंपलर वंस में. क्योंकि हमारी बॉडी Simpler को, substance. हाँ, हमारी बॉडी को खाना खाने के लिए, उसको यूज करने के लिए उसका सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए होता है. सो बेसिकली डाइजेशन की प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपलर वंस. Simpler. Clear everyone? Now the third step is absorption. Absorption. हाँ, the third step is absorption. Fourth step is assimilation. सिमुलेशन. And the fifth step is egestion, Digestion. or also known as excretion. ठीक है, चलो, अब थर्ड स्टेप हमने पढ़ी, दैट इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना, यूटिलाइज कर लेना. ठीक है,
तो एब्जॉर्प्शन में बेसिकली क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी पार्ट्स। जितना भी फूड डाइजेस्ट हुआ है अभी, तो उसको बॉडी पार्ट्स क्या कर लेंगे, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो हमने इसको प्रोसेस को क्या बोला, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, राइट। नेक्स्ट प्रोसेस इज एसिमिलेशन। जितना भी फूड एब्जॉर्ब किया है उसको यूज करके हमें क्या बनानी होती है बॉडी में, हम खाना क्यों खाते हैं, जिससे एनर्जी मिले, है ना। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एसिमिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड इज यूटिलाइज्ड टू फॉर्म एनर्जी। And the last process is egestion. Egestion में basically we study the removal of waste. ये basically इन 5 स्टेप में क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है। ठीक है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो इन्हीं 5 स्टेप में आके खत्म होता है। अब बेसिकली जो सबसे पहली वाली प्रोसेस होती है, अब अपन क्या करेंगे, अपन स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन स्टेप्स पढ़ेंगे ऑफ डाइजेशन। ठीक है, जो ट्रैक्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम स्टेप्स ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत यस इसमें? मैम। नो मैम। इंजेशन हमें मालूम है, इंजेशन टेक्स प्लेस इन द माउथ इटसेल्फ, buccal cavity. बकल कैविटी। वेरी गुड। माउथ को हम अब बड़े होने के बाद 10th क्लास के बच्चे माउथ को क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। बकल कैविटी कंप्राइजेस ऑफ टीथ एंड टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, आओ बक्कल कैविटी Salivary लिखवा gland. देती हूँ। बेसिकली बक्कल कैविटी जो होती है वो हमारे माउथ को ही हम बोलते हैं। इट कंप्राइजेस ऑफ 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज टीथ, दांत आपके। द सेकेंड वन इज टंग, ठीक है, एंड द थर्ड पार्ट इज सलाइवरी ग्लैंड। एक ऐसी ग्लैंड जो कि एक फ्लूइड होता है हमारे माउथ में दैट हेल्प्स इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ व्हाइल च्यूइंग द फूड। एक सब्सटेंस होता है विच इज नोन एज सलाइवा, इसको रिलीज करने के लिए ये ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है। इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनती है, हमारी बक्कल कैविटी बनती है। एंड द इंजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द बक्कल कैविटी इटसेल्फ। क्लियर, चलो अब आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ डाइजेशन पे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाइजेशन में, हमें मालूम है हमें पढ़ना क्या है डाइजेशन में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैसे सिंपलर में कन्वर्ट होंगे ये पढ़ना है हमें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़नी है कि उन कॉम्प्लेक्स को सिंपलर बनाने के लिए कौन से केमिकल्स यूटिलाइज या यूज किए जाएंगे, राइट। डाइजेशन में यही पढ़ना होता है हमें। हमें ये मालूम है कि हर यस मैम। वेरी गुड, हमें ये मालूम है कि हर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए सिंपलर फॉर्म में कोई ना कोई केमिकल या कोई ना कोई एंजाइम यूज किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो डाइजेशन होता है, अब मैं लेफ्ट साइड में आपका कॉम्प्लेक्स मटेरियल लिखूंगी, राइट साइड में एरो के इसका सिंपलर फॉर्म होगा, एंड एरो के ऊपर और नीचे में उनका पार्ट कि कौन से पार्ट में वो डाइजेशन हो रहा है, और नीचे उनके एंजाइम्स या केमिकल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दैट रिएक्शन। क्लियर। सो सबसे पहला जो डाइजेशन होता है वो होता है हमारे स्टार्च का। ठीक है, स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है और वो कन्वर्ट होता है किसमें, शुगर मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड, ये किस में कन्वर्ट होता है, शुगर मॉलिक्यूल्स में। एंड दिस एंटायर प्रोसेस टेक प्लेस इन आवर माउथ, बक्कल कैविटी लिख Buccal सकते हो, cavity. ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी Saliva. सलाइवरी एमएलएस Amylase. अमाइलेज। सलाइवरी ठीक है, अब ये सलाइवरी अमाइलेज हमें कहाँ से मिलता है, सलाइवा में मिलता है। ठीक है, सो बेसिकली पहला डाइजेशन होता है किसका, स्टार्च का होता है। ठीक है, स्टार्च कन्वर्ट themselves into sugar molecule with the help of salivary amylase,
in the buccal cavity. Easy. Yes, ma'am. Yes, Very ma'am. good. Now second step में conversion होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। Hydrate. अब बेसिकली बच्चों देखो, जो ये कन्वर्जन हो रहा है कॉम्प्लेक्स का इनटू सिंपलर वन, हम जो ये चीज पढ़ रहे हैं अलोंग विद द पार्ट, ये होता है सिर्फ इनिशिएशन प्रोसेस। ठीक है, द एंटायर प्रोसेस टेक्स मोर देन 48 hours टू कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंस। ठीक है, कुछ चीजें विद इन 48 hours हो जाती हैं डाइजेस्ट, कुछ मटेरियल को मोर देन 48 hours लगते हैं, एंड कुछ सब्सटेंसेस को मोर देन 72 hours लगते हैं टू डाइजेस्ट देमसेल्व्स। तो ये जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ उनका इनिशिएशन प्रोसेस है। मतलब इस पार्ट में इनिशिएट होता है उनका डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ दिस दैट पर्टिकुलर एंजाइम और केमिकल। नो डाइजेशन विल टेक entirely complete in that particular organ. ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक में, लेकिन कंप्लीट होता है जाके वो इंटेस्टाइन में। गेटिंग? सिर्फ इनिशिएट होना स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। तो सबसे पहला हमने स्टार्च पढ़ा, तो सेकेंड पार्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होते हैं? ग्लूकोज में। ठीक है, एंड ये डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारा स्टमक में। ये डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारा स्टमक में, और किसकी हेल्प से डाइजेशन स्टार्ट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और भी कोई स्टेप है क्या जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन? Pepsin, Pepsin. वेरी गुड, Pepsin. वो रिलीज होना स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे हम एक स्टार पॉइंट करके लिख लेंगे कि जैसे ही फूड, बेसिकली जब फूड हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन के लिए आता है, तो उसे हम चाइम बोलते हैं। ठीक है, अब जो भी फूड यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, हम उसे क्या बोलेंगे? चाइम। च्यू होने के बाद हम उसे चाइम बोलते हैं ना। एंटायरली सब्सटेंस दैट विल गेट डाइजेस्टेड इट विल बी नोन एज चाइम। जैसे ही चाइम स्टमक में पहुंचता है, तो क्या होता है बेसिकली कि एक और एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं पेप्सिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा आगे जाके प्रोटीन के डाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए। वो यहाँ पे रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। पेप्सिन starts to get released in our body. Ma'am, हाँ, ma'am, क्लास की बायो मैम ने बोला था कि चाइम नहीं बोलते उसको, बोलस बोलते हैं। तो क्या बोलस भी, लिखे बोल्स? आप चाइम भी बोल सकते हैं, बोलस भी बोल सकते हैं, चाइम भी बोला जाता है। बोलस बेसिकली जो हमारी जो बॉडी होती है वो होलोजोइक होती है। ठीक है, यस। तो बेसिकली जब बोलस टर्म है वो उस पूरे सिस्टम के लिए हम पढ़ते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में बोलस जो होता है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो वो क्योंकि जो बॉडी में पार्टिकल्स जब एंटर करते हैं तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टर्न कर जाते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी में ये जो चाइम होता है ये भी सिमिलर होता है। चाइम इज बेसिकली व्हाट? अ पल्पी फ्लूइड जो कि स्टमक से पास करता है इंटेस्टाइन में, एंड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम चाइम बोलते हैं। दोनों चीजें सही है, गलत नहीं है। ओके। ठीक है, मैम एपिग्लोटिस क्या होता है? क्या बेटा? मैम एपिग्लोटिस क्या होता हाँ, एपिग्लॉटिस बेसिकली एक पास पैसेज होता है जो कि लैरिंग्स और लंग्स के बीच में होता है। ठीक है, व्हेनेवर हम कोई भी चीज जब स्वेलो करते हैं, तो एपिग्लॉटिस क्या होता है? वो बैकवर्ड की तरफ में फोल्ड हो जाता है, कवर कर लेता है लैरिंग्स के एंट्रेंस को, जिससे फूड या लिक्विड हमारे विंड पाइप या लंग्स में नहीं जाए। तो बेसिकली वो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को कवर करने में हेल्प करता है। है? ओके। हाँ, बढ़े आगे। यस मैम। चलो, इतना आया समझ में? अब यस मैम। बेसिकली अब होता यह है, कार्बोहाइड्रेट जब स्टमक में एंटर करता है तो हमें मालूम है कि हमारे स्टमक का जो मीडियम होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है, राइट?
तो वो जो एसिडिक मीडियम होता है वो हमारे पेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? HCl। It's Hydrochloric acid. कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि हाईली कंसंट्रेटेड एसिड है। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए हमारे पेट में एक लाइनिंग होती है, एक बेसिकली एक्वेशियस सिक्रीशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं, राइट? Mucus. तो बेसिकली जो म्यूकस होता है हमारा वो एक एक्वेशियस सिक्रीशन होता है जो कि एक म्यूकस की मेम्ब्रेन बनाता है स्टमक के आसपास। ठीक है, जिसको बेसिकली होता यह है कि जो स्टमक की गैस्ट्रिक पिट्स हैं, मतलब जहां से गैसियस ये फ्लूइड रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है, वो सिर्फ उन पिट्स में भरा रहता है, ना कि स्टमक की लाइनिंग तक आता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? स्टमक की लाइनिंग डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या काम करती है? वो उसको हमारे स्टमक के ऊपर एक लाइनिंग क्रिएट करके देती है। वो लाइनिंग क्या काम करेगी? पूरे स्टमक को बचाएगी एसिड के रिएक्शन से। और ये एसिड हेल्पफुल होता है हमारे लिए, इसलिए हमारी बॉडी में ये नेसेसरी है। ठीक है, सो बेसिकली म्यूकस को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, म्यूकस इज अ aqueous membrane that helps in the protection of our stomach from HCl. क्लियर एवरीवन? अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड डाइजेशन जो होता है हमारा वो होता है किसका? प्रोटीन्स का। एंड प्रोटीन्स गेट कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स। अमाइनो। कहाँ पे होता है ये डाइजेशन बताओ? मैम स्मॉल इंटेस्टाइन। वेरी गुड। एंड किसकी हेल्प से होता है? लिप्सिन। Mom, trypsin. फिनोजेन। लिप्सिन क्या होता है अंजलि? And no, ma'am, lipsin helps in the breaking down of emulsified fats. Sorry. वो तो लाइपेस होता है। लाइपेज होता है, वही पूछा था। लिप्सिन क्या होता है? सॉरी मैम, Pepsin, सॉरी, वो pardon. पेप्सिन और लाइपेज को मिक्स। सॉरी मैम। तुमने एक नया एंजाइम बना लिया ना। हाँ बताओ अर्चिता, किसके हेल्प से होगा प्रोटीन का Mom, डाइजेशन? trypsin. ट्रिप्सिन। Trypsin. बेसिकली यहाँ पे दो एंजाइम्स इन्वॉल्व रहेंगे, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन दोनों। ठीक है, पेप्सिन जो होगा वो इनिशिएट करेगा प्रोटीन डाइजेशन को। ठीक है, एंड ट्रिप्सिन विल कैरी फॉरवर्ड द एंटायर प्रोसेस। क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन सबसे कॉम्प्लेक्स डाइजेशन होता है। प्रोटीन सबसे पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है। ठीक है, उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने के बाद वो हमारे लिए न्यूक्लियोटाइड चेन में कन्वर्ट होता है। न्यूक्लियोटाइड चेन से कन्वर्ट होने के बाद इट स्टार्ट टर्निंग इनटू अमाइनो एसिड्स। बेसिकली 4 स्टेप डाइजेशन होता है। तो प्रोटीन जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाना स्टार्ट करते हैं, उस प्रोसेस को स्टार्ट करती है पेप्सिन। एंड कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एंजाइम जो कि यूटिलाइज होता है, दैट इज ट्रिप्सिन, जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड से कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड्स। क्लियर हो गया? सो बेसिकली दो एंजाइम्स हम इसमें पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज पेप्सिन Pepsin. एंड ट्रिप्सिन। प्रोटीन्स जो होते हैं वो चेन फॉर्म में होते हैं। बाकी सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के रहते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। यस मैम। चलो, थर्ड स्टेप तक हो गया था, हमें ये पता चल गया था कि प्रोटीन का डाइजेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब फोर्थ डाइजेशन किस चीज का होता है? हमारे फैट्स का। है या ना? यस मैम। अब फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए फैट्स कन्वर्ट होते हैं किसमें? फैटी एसिड्स में Acids. एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, Polypeptide. और इसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? Trypsin.
लिपेज। लिपेज, हम इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। हम लिपेस, लाइपेस। लाइपेज इन्वॉल्व होता है इसमें, ट्रिप्सिन इन्वॉल्व होता है इसमें। क्लियर हो गया? ठीक है। अब बेसिकली ये एक ओवरव्यू है जिससे अपन को ये पता चल जाता है कौन सा एंजाइम कौन से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। इसके अलावा भी चीजें हैं अभी डाइजेशन में, अभी हमने सिर्फ ओवरव्यू पढ़ा है। स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है शुगर मॉलिक्यूल्स में, स्टार्ट होता है माउथ में विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। सेकेंड डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, दैट टेक्स प्लेस, दैट स्टार्ट्स इन द स्टमक इटसेल्फ एंड कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू ग्लूकोज। ठीक है। और HCl इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में। इन द मीनवाइल टाइम पेप्सिन स्टार्ट हो जाती है रिलीज होना बॉडी में, जो कि एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन डाइजेशन में भी हेल्प करता है एंड कार्बोहाइड्रेट्स को भी कंप्लीटली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि म्यूकस क्या होता है। म्यूकस वो एक्वेशियस मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारे स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। क्लियर? फिर हमने थर्ड स्टेप पढ़ा, थर्ड स्टेप में हमने प्रोटीन्स का डाइजेशन पढ़ा। प्रोटीन्स डाइजेस्ट होना स्टार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड द एक्शन इज इनिशिएटेड बाय द एंजाइम नोन एज पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन इन्वॉल्व है इसके एंटायरली डाइजेशन में, और प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं अमाइनो एसिड्स में। फिर आता है फोर्थ डाइजेशन, दैट इज फैट्स। फैट्स भी कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में बिकॉज दैट इज द लास्ट स्टेज। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन लास्ट स्टेज है या लास्ट पार्ट है जहां पे डाइजेशन की प्रोसेस होती है। अदर देन ऑल अदर पार्ट्स आर इन्वॉल्व इन दी अदर प्रोसेसेस लाइक एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एटसेट्रा। ठीक है। फैट्स डाइजेस्ट होते हैं, फैट्स डाइजेस्ट होके कन्वर्ट होते हैं किसमें, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। Fatty acid. हाँ। एंड द एक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। ठीक है। मैम इतना है। हाँ। मैम बाइल जूस भी इन्वॉल्व होता था ना फैट्स हाँ, के अभी आ रहे डाइजेशन हैं, में। अभी उसमें आ रहे हैं 3 जूसेस अभी हमें पढ़ने। ये इतना आ गया समझ में? अब हमने ये तो हमने बेसिक चीजें पढ़ ली। हमें ये पता चला पेप्सिन रिलीज कहाँ से स्टार्ट होना चालू होता है। अब हमें इसके अलावा भी 3 जूसेस होते हैं हमारे इसमें बॉडी में ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस, जिन्हें हम हमारे डाइजेस्टिव जूसेस या डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं। सबसे पहला आता है हमारा क्या, लिवर। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लिवर पढ़ा। ये पार्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। लिवर क्या करता है, लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। ठीक है। इट सिक्रीट्स बाइल जूस, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है। अब बेसिकली ये जो बाइल जूस होता है इसका काम होता है, 2 काम होते हैं। सबसे पहला होता है एल्कलाइन मीडियम देना। ठीक है। बाइल जूस हेल्प्स इन गिविंग एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम क्यों चाहिए पड़ता है हमारे डाइजेशन को? क्योंकि जब हमारा फूड स्टमक से रिलीज होके आता है, चाइम जब रिलीज होता है, तो दैट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है। सो आवर स्टमक वाज पार्शियली प्रिपेयर्ड टू हैंडल द रिएक्शन ऑफ एसिड्स, बट बाकी कोई भी पार्ट एसिड की रिएक्शन से इवॉल्व करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। सो वी नीड एन अल्कलाइन फ्लूइड जो कि क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा चाइम को वापस, जिससे बाकी कोई भी पार्ट अफेक्ट नहीं हो। ठीक है। दूसरा चीज होता है कि ये जो बाइल जूस होता है ये हमारे फैट को इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है। बाइल जूस हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फैट ग्लोब्यूल्स टर्न होते हैं इनटू स्मॉल मिल्की ग्लोब्यूल्स टू मेक द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अ बिट इजी फॉर आवर बॉडी। क्लियर हो गया? लिवर समझ में आया, हाँ। लिवर के क्या काम होता है? लिवर बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाइल डक्ट की।
ठीक है, गॉल ब्लेडर या फिर बाइल डक्ट वही बोलते हैं, इसके अंदर एक पार्ट होता है जो कि बाइल जूस सिक्रीट करता है। एंड उसके बाद वो बाइल जूस एल्कलाइन मीडियम देता है और दूसरा काम करता है वो टू इमल्सिफाई दी फैट्स। क्लियर हो गया? मैम हाँ, बोलो। मैम जो बाइल जूस होता है हम्म, वो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट भी हाँ करता है। हाँ, ओके मैम। क्लियर हो गया। अब जैसे ही लिवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है उसके बाद स्टार्ट होता है सेकंड सिक्रीशन, सेकंड एसेसरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन, दैट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास इन्वॉल्व होता है सिक्रीशन के लिए। ठीक है, लिवर, पेनक्रियास, ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये हमारे एसेसरी पार्ट्स कहलाते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स कहलाते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे फूड नहीं आता है डाइजेशन के लिए, ये पार्ट सिर्फ सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बट द फूड डज नॉट एंटर इन दीज पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लियर हो गया? इसलिए हम इनको एसेसरी पार्ट्स या एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। अब पेनक्रियास क्या करता है? बेसिकली पेनक्रियास 3 एंजाइम्स को रिलीज करता है। ठीक है, पेनक्रियास 3 सिक्रीशंस करेगा। सबसे पहला सिक्रीशन होता है पेनक्रिएटिक एमाइलेज का। इट सिक्रीट्स पेनक्रिएटिक amylase, trypsin एंड लाइपेज। ये 3 सिक्रीशन कहां से होते हैं? पेनक्रिएटिक जूस से। पेनक्रियास क्या रिलीज करता है? पेनक्रिएटिक जूस। क्लियर? अब पेनक्रिएटिक एमाइलेज का काम होता है जो स्टार्च हमारे माउथ में डाइजेस्ट होना स्टार्ट हुआ था वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आके कंप्लीट हो जाता है उसका डाइजेशन। एंड द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर डाइजेशन ऑफ स्टार्च इज एमाइलेज, पेनक्रिएटिक एमाइलेज। ठीक है, सो द एंजाइम pancreatic amylase helps in the digestion of starch. Clear? दूसरा सिक्रीशन था ट्रिप्सिन का। द ट्रिप्सिन helps in the digestion of proteins। और तीसरा जो सिक्रीशन होता है वो होता है हमारा लाइपेज का, जो कि इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है। ठीक है, lipase enzyme helps in the breakdown of इमल्सिफाइड फैट्स। क्लियर हो गया? ये तीनों पॉइंट समझ में आए सबको? yes ma'am। तीसरी चीज लिख लो, वो भी याद रहेगी तुम लोग को, दैट इज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्वेश्चन आता है क्योंकि कई बार, व्हाट डू यू मीन बाय एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? ठीक है, उसकी भी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ मैं इसमें। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज बेसिकली द प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स को हम कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में यूजिंग बाइल सॉल्ट्स दैट इज रिलीज्ड और सिक्रीट बाय द लिवर। ठीक है, टू मेक द डाइजेशन प्रोसेस इजी। मैम हम्म, मैम पेप्टाइड्स क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड्स बेटा, कि सिर्फ पेप्टाइड्स? मैम पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स जो होते हैं बेसिकली प्रोटीन का एक पार्ट होता है, मैं बताती हूँ। शॉर्ट चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, जब ये छोटी छोटी पेप्टाइड्स की जो चेन्स होती हैं, बेसिकली अमाइनो एसिड्स की चेन को हम पॉलीपेप शॉर्ट में जो होती हैं चेन होती है, अब चेन जब टूटने लगती है तो वो शॉर्ट
फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सो दो मॉलिक्यूल्स या 2 से 3 अमाइनो एसिड जब मिलके एक चेन बनाते हैं उसे हम पेप्टाइड चेन कहते हैं। और ऐसी मल्टीपल चेन्स जब मिलती हैं तो उन्हें हम पॉलीपेप्टाइड चेन्स बोलते हैं। ठीक है, विच इज कंटिन्यूअस एंड अनब्रांच्ड पेप्टाइड चेन। ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बचा है इसका, वो भी पढ़ ले फटाफट, तो ये 2 टॉपिक, ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। यस मैम। चलो Yes, ma'am. चलो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा? माउथ से। ठीक है, बक्कल कैविटी से। which leads to the formation of a muscle, लॉन्ग ट्यूब लाइक मसल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, ईसोफेगस फर्दर जाके कनेक्ट होता है स्टमक से, एंड स्टमक इज कनेक्टेड फर्दर विद द लार्ज इंटेस्टाइन एंड Large intestine, small small intestine. intestine. small intestine. Large intestine leads to the formation of rectum, जो कि हमारा एक्सक्रिएटरी डक्ट के नाम से भी अपन उसे जानते हैं। ठीक है, एंड इन द मीनवाइल टाइम स्टमक के साथ में एक और एक्सेसरी डक्ट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? Liver, वेरी गुड। और एक और होती है, वो डाइव। क्या? Ma'am, पेनक्रियाज। pancreas. ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा जहां से इनटेक ऑफ फूड होता है, विच इज नोन एज बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी हमें मालूम है 3 चीजों से मिलकर बनती है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? बक्कल कैविटी माउथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड से मिलकर बनती है। बेसिकली टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड, सॉरी। ठीक है, उसके बाद हमारे बक्कल कैविटी, ये जो आउटग्रोथ दिख रही है बक्कल कैविटी के पास में, ये इसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये लीड करती है एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। अच्छा, ईसोफेगस एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल से मिलकर बनती है जो कि एक एक्सटेंड तक, एक अमाउंट तक वो एक्सटेंड कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। एनी क्लू? इट इज मेड अप ऑफ स्पिंटर Biliary मसल। muscles. क्या? Bil- कौन सी मसल बेटा? कोई सी नहीं, बता दो। हम स्पेंटर मसल। वेरी गुड। स्पेशल टाइप ऑफ मसल इज नोन एज स्पेंटर मसल। हमारी बॉडी में रेक्टम में भी प्रेजेंट होती है, ईसोफेगस में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ईसोफेगस बेसिकली क्या काम करता है? ईसोफेगस एक ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। ठीक है, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, और इसकी जो वॉल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड करती हैं सो दैट द फूड कैन कम मूव डाउन टू दी स्टमक। ठीक है, और ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट। क्लियर हो गया? Yes. चलो, नेक्स्ट आता है हमारा क्या? स्टमक। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा स्टमक। स्टमक में बेसिकली क्या होता है? फूड डाइजेस्ट होता है। ठीक है, जितना भी पैरागास्ट्रिक मूवमेंट की वजह से ईसोफेगस ने जो भी अमाउंट ऑफ फूड एंटर करवाया है स्टमक में, वो 3 से 4 घंटे के आसपास में चर्न होके सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हम जो फूड च्यू करते हैं वो स्टिल दैट इज इन अ पर्टिकुलर रॉ मटेरियल फॉर्म, है ना। हम तो प्रॉपरली च्यू करते नहीं है फॉर्म फूड को। तो फूड स्टमक में जाने के बाद अबाउट इन 3 to 4 आवर्स वो सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? डाइजेशन की प्रोसेस ईज हो जाती है फॉर द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्लियर हो गया? एंड ऑपोजिट द स्टमक, Yes. यहाँ हमारे पास प्रेजेंट होता है लिवर। लिवर हमें मालूम है बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, और उसके अंदर ये जो ट्यूब लाइक छोटा सा Liver. ट्यूब
हाँ, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, जो कि बेसिकली बाइल डक्ट के नाम से भी जाना जाता है, विच हेल्प्स इन द रिलीज सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। क्लियर? एंड ये जो छोटी सी पत्ती जैसा स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। पैनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियाज हेल्प करता है पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करने में। क्लियर हो गया? फिर आता है हमारा स्टमक, जुड़ता है आके ये जो छोटा सा भूल भुलैया दिख रहा है इंटेस्टाइन के अंदर, इसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है बॉडी का? Small intestine. वेरी स्मॉल गुड, इंटेस्टाइन में सबसे सबसे लंबी। बड़ा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर हो गया? फिर आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स, जिसका अब कोई हमारी बॉडी में काम नहीं बचा है, लेकिन ये बीमारियां जरूर दे देता है हमें। अपेंडिक्स वेस्टिजियल पार्ट है हमारी बॉडी का, जो कि पहले के टाइम पे बॉडी में यूज किया जाता था फॉर द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो बेसिकली ग्रीन प्लांट खाते थे, रॉ। राइट, ग्रीन प्लांट्स तो हम भी खाते हैं, बट जो एंसेस्टर्स थे वो रॉ मटेरियल खाते थे। तो रॉ प्लांट्स को खाने में और उनको डाइजेस्ट करने में मोर देन 72 आवर्स लगते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से, क्योंकि उनमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, विच इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, which takes place more than 72 hours to digest itself. So in that manner, to complete the digestion of cellulose, हम हमारे बॉडी में क्या होता था, अपेंडिक्स में फूड आके स्टोर हो जाता था, एंड धीरे धीरे बॉडी उसको यूज करके, डाइजेस्ट करके बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करती थी। ये प्रोसेस बेसिकली र्यूमिनेंट्स में फॉलो की जाती है, गाय भैंसों में। ठीक है, हमारी बॉडी अकॉर्डिंगली डिजाइन नहीं है, इसलिए हमें अपेंडिक्स दिया गया था, बट अब हम कच्चा खाना नहीं खाते हैं, सो वी डू नॉट हैव एनी यूज ऑफ अपेंडिक्स। क्लियर हो गया? फिर लार्ज इंटेस्टाइन में एक आउटग्रोथ होती है जिसे हम बोलते हैं रेक्टम, जहां पे जितना भी सॉलिड वेस्ट है बॉडी का वो आके स्टोर हो जाता है, एंड रेक्टम की ओपनिंग को हम कहते हैं एनस। क्लियर हो गया? ये आ गई बात समझ में? हमने इंजेशन पढ़ लिया, हमने डाइजेशन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट स्टेप, 3 स्टेप्स हमने और पढ़ी थी डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम की। एब्जॉर्प्शन, assimilation, हाँ, देखो एब्जॉर्प्शन बेसिकली टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। वेरी गुड, इट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेसिकली होता यह है कि 2 पार्ट्स में एब्जॉर्प्शन होता है, एक फूड मटेरियल का, एक वाटर का। ठीक है, अब जो फूड मटेरियल वाला जितना भी सॉलिड एब्जॉर्प्शन होना है वो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं विलाई। विलाई। हाँ, विलाई। ठीक है, सो बेसिकली देयर इज अ finger like projection present in small intestine that helps in the absorption. ठीक है, वो क्या करते हैं बेसिकली, विलाई में क्या होता है, जो स्पेस प्रेजेंट होता है विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के बीच में, उनमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। वो ब्लड कैपिलरीज हेल्प करती हैं फूड को एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे फूड का मतलब सॉलिड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर हमारा फूड जो है वो ट्रैवल करता है इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? एब्जॉर्प्शन इसमें अपन यहां लिख देते हैं सॉलिड फूड का, सॉलिड मटेरियल का। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि वाटर एब्जॉर्प्शन मैम वाटर ऑब्जर्व क्या बेटा? मैम जो वाटर ऑब्जर्व होता है वो कोलन में होता है। हम्म,
क्वेश्चन क्या था? कुछ नहीं मैम। कोलन लार्ज इंटेस्टाइन को ही बोलते हैं। मैम कोलन तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ना? हाँ ना। हाँ ठीक है। हाँ, वाटर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में एक तीसरा स्टेप फॉलो स्टार्ट होती है, दैट इज एसिमिलेशन, जिसमें हमारी बॉडी जितना भी खाना बना है, जितना भी फूड हमारी बॉडी को मिला है, उसको हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करके, यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर? इट टेक्स प्लेस इन लार्ज intestine and forms energy in the form of ATP. Adenine Clear? triphosphate. Adenosine triphosphate. क्लियर हो गया? एजेशन मालूम है सबको, रिमूवल ऑफ वेस्ट की, वो भी लिखवाऊं? लिखवाना है क्या? No, ma'am. नहीं No, अभी को ma'am. अभी कोई दिक्कत, इतने में कोई भी डाउट? No, ma'am. और किसी को कोई डाउट? मैम, हम्म। डिफिकेशन क्या होता है? क्या? डिफिकेशन क्या होता है? हमारी मैम ने बताया तो उन्होंने लिखवाया था बुक में, डिफिकेशन। सेंटेंस बोलो। डिपिकेशन का मतलब तो बेस्टा इंग्लिश में, अगर बेसिक इंग्लिश में डिपिकेशन का वर्ड मतलब होता है किसी चीज को इलिस्ट्रेट करना। ओके मैम। हाँ, कोई स्टेटमेंट क्या लिखवाया था उन्होंने? उनने सिर्फ वर्ड लिखवाया था लास्ट में, सेंटेंस तो लिखा ही नहीं था। अच्छा, डिपिकेशन का मतलब होता है किसी चीज का इलिस्ट्रेशन देना, किसी चीज का बेसिकली वर्णन करना, बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। ठीक है, चित्र वर्णन जिसे बोलते हैं, चित्रण जिसे बोलते हैं, वो मतलब होता है डिपिकेशन का। मैम ओके आई मैम। गेस उन्होंने बोला था कि डेफिकेशन वो वेस्ट जो होता है वो जो उसको बोलते हैं, एक जो वेस्ट जो वो निकलता है ना। डेफिकेशन, यस। हाँ that is a process of removal of vestigial material from the body. Any more question? नो मैम। No, ma'am.